सीटेट और टेट की बेहतरीन तैयारी के लिए पेडागोजी पर आधारित इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम टॉप 20 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम और मल्टीमीडिया लर्निंग पर, वो भी इंग्लिश और मराठी दोनों भाषाओं में। हमारा लक्ष्य इन जटिल शैक्षणिक सिद्धांतों को बिल्कुल आसान और क्लियर बनाना है। तो बिना वक्त गवाए चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, जिसका फोकस है कॉन्सेप्ट और माइंड मैपिंग पर, यानी संबंधों और विचारों का दृश्य चित्रण। क्वेश्चन 1, व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैपिंग? संकल्पन नकाशा म्हणजे काय? ऑप्शन ए, अ मेथड ऑफ पनिशमेंट, शिक्षा पद्धत। ऑप्शन बी, अ व्हिज्युअल रिप्रेझेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग कॉन्सेप्ट्स, संकल्पनांमधील संबंधांचे दृश्य सादरीकरण। ऑप्शन सी, अ टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षाचा प्रकार। ऑप्शन डी, अ लेक्चर मेथड, व्याख्यान पद्धति। सही जवाब क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। दिस आंसर इज करेक्ट बिकॉज कॉन्सेप्ट मैप्स विज्युअली ऑर्गनाइज नॉलेज। हे उत्तर योग्य आहे कारण संकल्पना नकाशे ज्ञानाची दृश्य स्वरूपात मांडणी करतात। असल में ये मैप्स किसी भी जानकारी को दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। एकदम क्लियर पिक्चर बन जाती है, जिससे फैक्ट्स को याद रखना काफी आसान हो जाता है। क्वेश्चन 2, विच फीचर बिलोंग्स टू कंसेप्ट मैपिंग? संकल्पन नकाशाचे वैशिष्ट्य कोणते? ऑप्शन ए, रैंडम अरेंजमेंट, यादृच्छिक मांडणी। ऑप्शन बी, हायरार्किकल ऑर्गनायझेशन, श्रेणीबद्ध रचना। ऑप्शन सी, ओनली इमेजेस, फक्त चित्रे। ऑप्शन डी, मेमोराइजेशन ओनली, फक्त पाठांतर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और सही जवाब है ऑप्शन बी। This answer is correct because a hierarchical structure is the defining characteristic of a true concept map. हे उत्तर योग्य आहे कारण श्रेणीबद्ध रचना हे खऱ्या संकल्पन नकाशाचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे। देखिए, हायरार्की या श्रेणीबद्ध रचना होना कंसेप्ट मैप की सबसे बड़ी पहचान है। इसका मतलब है कि एक मुख्य विषय सबसे ऊपर होता है और उसके नीचे छोटी छोटी जानकारियां ब्रांचेस की तरह जुड़ी होती हैं। क्वेश्चन 3, माइंड मैपिंग मेनली फोकसेस ऑन, मनन नकाशा मुख्यतः कशावर लक्ष केंद्रित करतो? ऑप्शन ए, पनिशमेंट, शिक्षा। ऑप्शन बी, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज, कल्पना विस्तार। ऑप्शन सी, साइलेंट लर्निंग, शांत शिक्षण। ऑप्शन डी, ग्रामर रूल्स, व्याकरण नियम। चलिए सही विकल्प जानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। दिस आंसर इज करेक्ट बिकॉज माइंड मैपिंग इज अ सेंट्रल टूल फॉर क्रिएटिव्ह ब्रेनस्टॉर्मिंग। हे उत्तर योग्य आहे कारण मनन नकाशा कल्पना विस्तारासाठी एक मुख्य साधन आहे। जब भी दिमाग में नए और क्रिएटिव आइडियाज सोचने हो तो माइंड मैपिंग सच में सबसे बेहतरीन और इफेक्टिव तरीका साबित होता है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन माइंड मैपिंग? मनन नकाशात खालीलपैकी कोणाचा वापर होतो? ऑप्शन ए, ब्रांचेस अँड सिम्बल्स, शाखा आणि प्रतीके। ऑप्शन बी, ओनली पॅराग्राफ्स, फक्त परिच्छेद। ऑप्शन सी, ओनली फॉर्म्युलाज, फक्त सूत्रे। ऑप्शन डी, ब्लैकबोर्ड राइटिंग, फळ्यावर लेखन। अब इसका सही जवाब चेक करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। This answer is correct because branches and visual symbols stimulate the brain's associative pathways. हे उत्तर योग्य आहे कारण शाखा आणि प्रतीके मेंदूच्या विचार प्रक्रियेला चालना देतात। दिमाग से निकलती हुई शाखाएं या ब्रांचेस बिल्कुल इसी न्यूरल एसोसिएटिव प्रोसेस को दर्शाती हैं। ये हमारे सोचने के तरीके को विजुअल रूप दे देती हैं। क्वेश्चन 5, कॉन्सेप्ट मैपिंग हेल्प्स स्टुडंट्स टू, संकल्पन नकाशा विद्यार्थ्यांना कशासाठी मदत करतो? ऑप्शन ए, फॉरगेट कॉन्सेप्ट्स, संकल्पना विसरणे। ऑप्शन बी, अंडरस्टँड रिलेशनशिप्स अमंग आयडियाज, कल्पनांमधील संबंध समजणे। ऑप्शन सी, अवॉइड पार्टिसिपेशन, सहभाग टाळणे। ऑप्शन डी, इंक्रीज पनिशमेंट, शिक्षा वाढवणे। इसका सही विकल्प क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी। दिस आंसर इज करेक्ट बिकॉज दीज मैप्स क्लॅरिफाय हाउ डिफरंट पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन कनेक्ट। हे उत्तर योग्य आहे कारण हे नकाशे वेगवेगळ्या माहितीमधील संबंध स्पष्ट करतात। कॉन्सेप्ट मैप्स का मेन काम ही यही है कि वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन के टुकड़ों के बीच का कनेक्शन बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन 6, विच इज मोर क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल? अधिक सर्जनशील आणि लचिक कोणते आहे? ऑप्शन ए, कंसेप्ट मैपिंग, संकल्पन नकाशा। ऑप्शन बी, माइंड मैपिंग, मनन नकाशा। ऑप्शन सी, लेक्चर मेथड,
व्याख्यान पद्धति। ऑप्शन डी डिक्टेशन, श्रुति लेखन। चलिए उत्तर की जांच करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। दिस आंसर इज करेक्ट बिकॉज माइंड मैप्स अलाउ फ्री फ्लोइंग नॉन लिनियर क्रिएटिव्ह एक्सप्रेशन। हे उत्तर योग्य आहे कारण मनन नकाशे मुक्त आणि सर्जनशील विचारांना वाव देतात। माइंड मैप्स की सबसे खास बात यही है कि ये हमारे ख्यालों को बांधते नहीं हैं बल्कि एक फ्री फ्लोइंग रचनात्मक आज़ादी देते हैं। क्वेश्चन 16, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ माइंड मैपिंग? मनन नकाशाचा मुख्य फायदा काय आहे? ऑप्शन ए इन्क्रीजेस बोर्डम, कंटाळा वाढवतो। ऑप्शन बी एनकरेजेस क्रिएटिव्हिटी, सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन देतो। ऑप्शन सी अवॉइड्स पार्टिसिपेशन, सहभाग टाळतो। ऑप्शन डी रिड्यूसेस अंडरस्टैंडिंग, समझ कमी करतो। सही उत्तर पर ध्यान देते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। दिस आंसर इज करेक्ट बिकॉज माइंड मैपिंग्स प्राइमरी स्ट्रेंथ इज बूस्टिंग क्रिएटिव्ह थॉट। हे उत्तर योग्य आहे कारण सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन देणे हा मनन नकाशाचा मुख्य फायदा है। यानी जब बात नए आइडियाज और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आती है तो माइंड मैपिंग से बेहतर शायद ही कुछ हो। क्रिएटिविटी और माइंड मैपिंग एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब हम अपने अगले पड़ाव पर आते हैं जो है सेक्शन 2 मल्टीमोडल और ड्यूअल कोडिंग थ्योरी, यानी एक से ज्यादा इंद्रियों या सेंसेस के माध्यम से सीखना। क्वेश्चन 7, मल्टीमोडल लर्निंग मीन्स लर्निंग थ्रू। बहुआयामी शिक्षण म्हणजे कशाद्वारे शिकणे? ऑप्शन ए वन मेथड ओनली, फक्त एक पद्धत। ऑप्शन बी मल्टिपल मोड्स एंड सेंसेस, अनेक माध्यमे आणि संवेदना। ऑप्शन सी पनिशमेंट, शिक्षा। ऑप्शन डी एग्जाम्स ओनली, फक्त परीक्षा। तो सही विकल्प क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी। दिस आंसर इज करेक्ट बिकॉज मल्टीमोडल लर्निंग एंगेजेस वेरियस सेंसरी इनपुट्स सायमल्टेनियसली। हे उत्तर योग्य आहे कारण बहुआयामी शिक्षणात अनेक माध्यमे आणि संवेदनांचा एकाच वेळी वापर होतो। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें सिर्फ पढ़ना शामिल नहीं है बल्कि देखना, सुनना और प्रैक्टिकली करना भी लर्निंग का हिस्सा बन जाता है। क्वेश्चन 8, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमोडल लर्निंग? बहुआयामी शिक्षणाचे उदाहरण कोणते? ऑप्शन ए ओनली टेक्स्ट बुक रीडिंग, फक्त पाठ्यपुस्तक वाचन। ऑप्शन बी व्हिडिओ, ऑडिओ अँड हँड्स ऑन ॲक्टिव्हिटी टुगेदर, व्हिडिओ, ध्वनी आणि कृती एकत्र। ऑप्शन सी ओनली लेक्चर, फक्त व्याख्यान। ऑप्शन डी कॉपीराइटिंग, नकल लेखन। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। दिस आंसर इज करेक्ट बिकॉज ब्लेंडिंग वीडियो, ऑडिओ अँड किनेस्थेटिक ॲक्टिव्हिटीज क्रिएट्स मल्टीमोडल एक्सपिरियन्सेस। हे उत्तर योग्य आहे कारण व्हिडिओ, ध्वनि आणि कृति एकत्र केल्याने बहुआयामी अनुभव मिलतो। आजकल के मॉडर्न क्लासरूम्स में बिल्कुल यही होता है, जहां ऑडियो, वीडियो और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है जिससे सीखना और असरदार हो। Question 9, dual coding theory was proposed by द्विकोडीकरण सिद्धांत कोणी मांडला? ऑप्शन ए पिएजेट, पियाजे। ऑप्शन बी ब्रूनर। ऑप्शन सी एलन पैवियो, एलन पाइनियो। ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। ये एक डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है। चलिए देखते हैं सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन सी। This answer is correct because Alan Pavio is the architect of this specific cognitive theory. हे उत्तर योग्य आहे कारण ॲलन पाइनियो यांनी हा द्विकोडीकरण सिद्धांत मांडला। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इनका ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन 10, अकॉर्डिंग टू ड्यूअल कोडिंग थ्योरी लर्निंग इम्प्रूव्स थ्रू। द्विकोडीकरण सिद्धांतात शिक्षण कशामुळे सुधारते? ऑप्शन ए ओनली टेक्स्ट, फक्त मजकूर। ऑप्शन बी वर्ड्स अँड पिक्चर्स टुगेदर, शब्द आणि चित्रे एकत्र। ऑप्शन सी पनिशमेंट, शिक्षा। ऑप्शन डी रेपिटेशन ओनली, फक्त पुनरावृत्ति। सही विकल्प की ओर बढ़ते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। दिस आंसर इज करेक्ट बिकॉज प्रोसेसिंग विजुअल अँड वर्बल चॅनल्स टुगेदर स्ट्रेंथन्स मेमरी। हे उत्तर योग्य आहे कारण शब्द आणि चित्रे एकत्र पाहिल्याने स्मरणशक्ति मजबूत होते। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग वर्ड्स और विजुअल्स दोनों को अलग अलग रास्ते से प्रोसेस करता है। जब दोनों मिल जाते हैं तो मेमोरी डबल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्वेश्चन 11, Which system processes images and visuals in dual coding theory? द्विकोडीकरण सिद्धांतात चित्रे आणि दृश्ये कोणती प्रणाली प्रक्रिया करते?
ऑप्शन ए वर्बल सिस्टम मौखिक प्रणाली, ऑप्शन बी नॉन वर्बल सिस्टम अमौखिक प्रणाली, ऑप्शन सी टेस्टिंग सिस्टम चाचणी प्रणाली, ऑप्शन डी ऑडियो सिस्टम ध्वनि प्रणाली। उत्तर पर विचार करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। दिस आंसर इज करेक्ट बिकॉज द नॉन वर्बल सिस्टम एक्सक्लुसिव्हली हँडल्स इमेजरी अँड स्पेशल डेटा। हे उत्तर योग्य आहे कारण अमौखिक प्रणाली फक्त चित्रे आणि दृश्यांवर प्रक्रिया करते। असल में जो जानकारी शब्दों में नहीं होती, जैसे कि कोई चित्र या मैप, वो सारी डिटेल ये नॉन वर्बल सिस्टम ही संभालता है। क्वेश्चन 17 विच एजुकेशनल इम्प्लिकेशन बिलोंग्स टू ड्यूअल कोडिंग थियरी? द्विकोडीकरण सिद्धांताचा शैक्षणिक परिणाम कोणता? ऑप्शन ए यूज विज्युअल्स विथ टेक्स्ट मजकुरासोबत दृश्यांचा वापर, ऑप्शन बी अवॉइड पिक्चर्स चित्र टाळणे, ऑप्शन सी ओनली मेमोरायझेशन फक्त पाठांतर, ऑप्शन डी पनिशमेंट लर्निंग शिक्षा आधारित शिक्षण। अब सही उत्तर देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। दिस आंसर इज करेक्ट बिकॉज एजुकेटर्स मस्ट पेयर रीडिंग मटेरियल्स विथ रेलेव्हंट ग्राफिक्स। हे उत्तर योग्य आहे कारण शिक्षकांनी मजकुरासोबत संबंधित दृश्यांचा वापर केला पाहिजे। किसी भी टेक्स्ट के साथ जब हम रेलेवेंट इमेजेस देखते हैं तो वो सब्जेक्ट को समझना काफी हद तक आसान और लंबा याद रखने वाला बना देता है। Question 12. Multimedia learning theory was proposed by? मल्टीमीडिया शिक्षण सिद्धांत कोणी मांडला? ऑप्शन ए मेयर, ऑप्शन बी पाइनियो, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। This answer is correct because the cognitive theory of multimedia learning is attributed to Richard Mayer. हे उत्तर योग्य है कारण मल्टीमीडिया शिक्षण सिद्धांत रिचर्ड मेयर यांनी मांडला। मल्टीमीडिया लर्निंग के क्षेत्र में रिचर्ड मेयर का काम एक नींव की तरह काम करता है। क्वेश्चन 13 अकॉर्डिंग टू मायर पीपल लर्न बेटर फ्रॉम? मेयर यांच्या मते लोक कशाद्वारे अधिक चांगले शिकतात? ऑप्शन ए वर्ड्स अलोन फक्त शब्द, ऑप्शन बी पिक्चर्स अलोन फक्त चित्रे, ऑप्शन सी वर्ड्स अँड पिक्चर्स टुगेदर शब्द आणि चित्रे एकत्र, ऑप्शन डी पनिशमेंट शिक्षा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी। दिस आंसर इज करेक्ट बिकॉज मायर्स मल्टीमीडिया प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वर्ड्स अँड पिक्चर्स आउटपरफॉर्म वर्ड्स अलोन। हे उत्तर योग्य आहे कारण शब्द आणि चित्रे एकत्र वापरल्याने लोक अधिक चांगले शिकतात। मायर्स का मल्टीमीडिया प्रिंसिपल यही कहता है कि पढ़ाई में विजुअल एलिमेंट्स शामिल करना सिर्फ टेक्स्ट पढ़ने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। Question 14. Which assumption of Mayer's theory states that the brain can process limited information at one time? मेयर यांच्या सिद्धांतातील कोणते गृहीतक सांगते की मेंदू एका वेळी मर्यादित माहिती प्रक्रिया करू शकतो? ऑप्शन ए ॲक्टिव्ह प्रोसेसिंग सक्रिय प्रक्रिया, ऑप्शन बी लिमिटेड कॅपॅसिटी मर्यादित क्षमता, ऑप्शन सी रीइन्फोर्समेंट बळकटीकरण, ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन निरीक्षण। चलिए उत्तर देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। दिस आंसर इज करेक्ट बिकॉज वर्किंग मेमरी हैज अ स्ट्रिक्ट बॉटलनेक फॉर प्रोसेसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। हे उत्तर योग्य आहे कारण आपल्या मेंदूची नवीन माहिती स्वीकारण्याची क्षमता मर्यादित आहे। यानी दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जिसकी वर्किंग मेमोरी या रैम लिमिटेड होती है। एक ही वक्त पर बहुत ज्यादा जानकारी आने से उसे ठीक से प्रोसेस करने में दिक्कत आती है। क्वेश्चन 15 विच मल्टीमीडिया टूल इज यूजफुल इन ज्योग्राफी टीचिंग? भूगोल अध्यापनात कोणते मल्टीमीडिया साधन उपयुक्त आहे? ऑप्शन ए गूगल अर्थ अँड मॅप्स गूगल अर्थ अँड नकाशे, ऑप्शन बी फ्लॅश कार्ड्स ओनली फक्त फ्लॅश कार्ड, ऑप्शन सी ब्लॅकबोर्ड ओनली फक्त फळा, ऑप्शन डी डिक्टेशन श्रुति लेखन। क्या होगा इसका सही जवाब? सही जवाब है ऑप्शन ए। दिस आंसर इज करेक्ट बिकॉज डायनामिक स्पेशल मल्टीमीडिया एनहान्सेस ज्योग्राफिकल अंडरस्टँडिंग। हे उत्तर योग्य आहे कारण गूगल अर्थ आणि नकाशे भूगोलाची समझ वाढवतात। सोचिए भूगोल पढ़ाते समय दुनिया के नक्शों को 3D में घूमता हुआ देखना कॉन्सेप्ट्स को कितना प्रैक्टिकल और रियल बना देता है। क्वेश्चन 18 कॉग्निटिव ओवरलोड अकर्स व्हेन? संज्ञानात्मक भार कधी निर्माण होतो? ऑप्शन ए इन्फॉर्मेशन इज लिमिटेड माहिती मर्यादित होते, ऑप्शन बी टू मच इन्फॉर्मेशन इज प्रेझेंटेड टुगेदर खूप माहिती एकत्र दिली जाते,
ऑप्शन सी स्टुडंट्स वर्क इन ग्रुप्स, विद्यार्थी गटात काम करतात. ऑप्शन डी ओनली डायग्राम्स आर यूज्ड, फक्त आकृतियां वापरल्या जातात. चलिए सही विकल्प चेक करते हैं. सही जवाब है ऑप्शन बी. दिस आंसर इज करेक्ट बिकॉज एक्सीडिंग द लिमिटेड कॅपॅसिटी अझम्पशन कॉजेस लर्निंग ब्रेकडाऊन. हे उत्तर योग्य आहे कारण खूप माहिती एकत्र दिल्यास संज्ञानात्मक भार निर्माण होतो. इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक ही समय में बहुत ज्यादा डिटेल न दी जाए, नहीं तो ओवरलोड की वजह से दिमाग उस जानकारी को ठीक से ग्रास्प नहीं कर पाता. अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 3 कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम्स यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन और नॉलेज बिल्डिंग की बात. क्वेश्चन 19 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स इंटरॅक्टिव्ह लर्निंग. खालीलपैकी कोणते परस्पर संवादी शिक्षणाला प्रोत्साहन देते. ऑप्शन ए एज्युकेशनल गेम्स, शैक्षणिक खेळ. ऑप्शन बी पनिशमेंट, शिक्षा. ऑप्शन सी सायलेंट मेमोरायझेशन, शांत पाठांतर. ऑप्शन डी कॉपी राइटिंग, नकल लेखन. सही जवाब पर नजर डालते हैं. सही जवाब है ऑप्शन ए. This answer is correct because gamification heavily encourages active two-way engagement. हे उत्तर योग्य आहे कारण शैक्षणिक खेळ सक्रिय सहभागाला प्रोत्साहन देतात. गेमिफिकेशन या खेल-खेल में सीखना हमेशा टू वे होता है, जहां स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है और क्लासेस काफी इंटरैक्टिव बन जाती हैं. क्वेश्चन 20 कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग मेनली एम्फसाइजेस. रचनावादी शिक्षण मुख्यतः कशावर भर देते. ऑप्शन ए पैसिव लिसनिंग, निष्क्रिय ऐकणे. ऑप्शन बी एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन, सक्रिय सहभाग और ज्ञान निर्मिति. ऑप्शन सी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर शिस्त. ऑप्शन डी मेमोराइजेशन ओनली, फक्त पाठांतर. तो इस अंतिम प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी. दिस आंसर इज करेक्ट बिकॉज कंस्ट्रक्टिविज्म इज अबाउट लर्नर्स एक्टिवली बिल्डिंग देयर ओन रियलिटी. हे उत्तर योग्य आहे कारण रचनावादी शिक्षणात विद्यार्थी सक्रिय सहभागातून ज्ञान निर्माण करतात. कंस्ट्रक्टिविज्म का मेन असूल यही है कि बच्चे प्रैक्टिकली खुद चीजों को करके और समझकर अपना ज्ञान खुद बनाते हैं. तो इस एक्सप्लेनर में हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग, माइंड मैपिंग, डुअल कोडिंग थ्योरी और मल्टीमीडिया लर्निंग को डीपली कवर किया. अगर इन सभी बातों का एक निचोड़ निकाला जाए तो वो ये है: Learning becomes meaningful when students actively participate and connect ideas visually and socially. सीखना तभी सार्थक होता है जब छात्र सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं और विचारों को आपस में विजुअल और सोशल तरीके से जोड़ते हैं. पढ़ाई सिर्फ पैसिव लिसनिंग नहीं बल्कि एक्टिव एंगेजमेंट है. उम्मीद है इन सभी विषयों पर पकड़ अब और मजबूत हो गई होगी. अगर ये विश्लेषण मददगार लगा तो ध्यान से इसे और लोगों तक पहुंचाएं. जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.